के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि बेसिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं सी के, ठीक है, और उसमें मैंने आप लोगों को इंस्टॉलेशन भी बताया था, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो एजेंडा रहेगा आज के सेशन का वो रहेगा ऑपरेटर्स एंड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। देखिए, कल जो मैंने आप लोगों का सेशन लिया था तो उसमें आप लोगों को मैंने ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा बताया था। जैसे कि ऑपरेटर्स में मैंने आप लोगों को बताया था प्लस, इनटू एंड इक्वल्स टू ऑपरेटर। बट अभी हम लोग देखेंगे उसमें और कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो अभी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, गो टू स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर और स्विच केस। तो ये आज का हमारा एजेंडा रहेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग ऑपरेटर्स क्या है। देखिए, ऑपरेटर मल्टीपल टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का जो ऑपरेटर है वो रहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने प्लस, माइनस, इनटू देख चुके हैं, ठीक है। अब ये जो मॉड जो दिख रहा है, मतलब ये जो परसेंटेज का साइन है, इसको बोला जाता है मॉड, ठीक है। तो ये मॉड क्या होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी पहले। उसके बाद माइन आप लोगों का डिवीजन ऑपरेटर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर। फिर नॉट इक्वल्स टू, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोगों के ऑपरेटर्स होते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। एंड असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू 10। सो a इक्वल्स टू 10 मतलब जो 10 है वो वैल्यू किसको असाइन हो रही है, a नाम के वेरिएबल को। सो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये जो मॉड है, ये जो परसेंटेज का साइन है मॉड, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो पहले हम लोग वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा सी का कंपाइलर ऑन है, मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। इसको अगर मुझे बड़ा करना है तो हम लोग अल्ट एंटर करते हैं। तो आप लोगों की ये जो सी की विंडो है वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी अल्ट एंटर करने से। फिर उसके बाद आप लोग फाइल में जाओगे, अल्ट एफ करोगे, उसके बाद आप लोग एंटर करोगे, जिससे आप लोगों की न्यू फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हेडर फाइल्स लिखते हैं। कल मैंने आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अगर मुझे स्क्रीन को और थोड़ा मैक्सिमाइज करना है तो मैं प्रेस करूंगी F5। F5 से क्या होगा, ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों के जो हेडर फाइल्स होती है वो पहले आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वॉइड मेन देखा था, ठीक है। तो वॉइड मेन के अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, इक्वल्स टू ऑपरेटर ये देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मॉड, जो परसेंटेज का साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड। अब देखिए क्या होता है कि आप लोग जैसे कि 4 डिवाइड बाय 2 करते हो, सो आप लोगों का आंसर क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 4 डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर क्या आएगा, 2 आता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोग 4 मॉड 2 करते हो, ठीक है, तो अगर 4 मॉड 2 किया तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का, 0। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो 4 डिवाइड बाय 2 जो होता है वो डिवाइड करके जो आंसर आप लोगों को प्रिंट करवाता है वो होता है आप लोगों का क्वोशंट। क्या होता है ये, क्वोशंट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग 4 मॉड 2 करते हो तो डिवाइड ही होता है, ठीक है। बट आप लोगों का तब आंसर क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझना है कि अगर मैं 4 डिवाइड बाय 2 करती हूँ
तो आंसर होता है क्वेश्चन, और अगर मैं 4 mod 2 करती हूं तो आंसर क्या होगा? रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहां पे पहले मैं इसको रफ कर लेती हूं। मैंने कल ही आप लोगों को बताया कि आप लोग बिगनर हो तो आप लोग पूरा रफ करके ही प्रोग्राम को टाइप कीजिए। यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। जैसे प्रोग्राम हम लोगों का रहेगा कि मुझे एक नंबर लेना है, ठीक है, एक नंबर लेना है, उसका मुझे रिवर्स करना है। क्या करना है? मुझे उसका रिवर्स करना है, और उसी नंबर का मुझे सम भी निकालना है। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि मुझे एक नंबर लेना है, उसका मुझे रिवर्स करना है, और उसी नंबर का मुझे सम भी निकालना है। सपोज मैं एक नंबर ले रही हूं 321। पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो एक नंबर है मेरा 321। सो 321 का सम कितना आएगा? तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो जितने भी आप लोगों को डिजिट दिख रहे हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। सो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना होता है? 3 प्लस 2 प्लस 1 6। तो इसका सम कितना आया है? 6 आया है। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे 321 का रिवर्स भी करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है? 321 का रिवर्स भी करना है, तो हम लोगों का रिवर्स नंबर कैसे आएगा? 1 2 3। ये क्या हो गया? आप लोगों का सम हो गया। जो आंसर आया है आप लोगों का 6, दैट इज सम। और अगर मुझे उसी नंबर का रिवर्स करना है तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? 123। तो ये क्या हो गया? आप लोगों का रिवर्स हो गया। अब देखिए ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मॉड जो होता है, जो परसेंटेज का साइन होता है उसको मॉड बोलेंगे। तो मॉड जो होता है वो आप लोगों का आंसर क्या लेता है? रिमाइंडर। ठीक है, और अगर डिवाइड जब होता है तो आप लोगों का आंसर क्या होता है? क्वोशंट। ठीक है, तो अब उसी का यूज करके हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। बिकॉज ये जो लॉजिक मैं आप लोगों को बता रही हूं, तो जब भी आप लोग पैलिंड्रोम करोगे या एमस्ट्रॉन्ग करोगे या किसी भी नंबर को अगर आपको सेपरेट करना है, क्या करना है? नंबर को, एक नंबर है और उसके हर एक डिजिट्स को मुझे क्या करना है? सेपरेट करना है। तो आपका हमेशा डिवाइड और मॉड का लॉजिक आता है। ठीक है, तो अब जब आप लोग किसी नंबर को सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 321 जो लिया है, अगर मुझे उसका सम निकालना था तो मैंने क्या किया है? उस नंबर को सेपरेट किया। 3 को सेपरेट किया, 2 को सेपरेट किया एंड 1 को सेपरेट किया। तो जब मैंने 3 2 1 को सेपरेट किया है तो उसके लिए हम लोगों ने मॉड और डिवाइड का लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, सेम अगर मुझे रिवर्स भी लिखना है तो मुझे रिवर्स के नंबर को भी क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। बिकॉज जो रिवर्स नंबर आप लोगों का आ रहा है तो नंबर फॉर्मेशन क्या होता है? 100 प्लस 20 प्लस 3। ये टोटल कितना हो जाएगा आप लोगों का? 123। तो आप लोगों को तभी भी नंबर को क्या करना था? सेपरेट ही निकालना था। अब ये कैसे होते हैं हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मेन में आएंगे। मेन में मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिक्लेरेशन। सो मुझे वेरिएबल जो भी लेने हैं वो मैं सारे इंटीजर में लूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंट। एक नंबर लेना है मुझे तो उसके लिए मैं सपोज ले लेती हूँ n। ठीक है, उसके बाद अब मुझे जो सम नंबर आएगा मेरा तो उसके लिए हम लोग लेंगे एक सम नाम का वेरिएबल। जो रिवर्स नंबर मुझे स्टोर करना है उसके लिए मैं लूंगी rev। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब जो रिमाइंडर आने वाले हैं मेरे तो उसके लिए भी मुझे वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो रिमाइंडर सारे क्या होंगे? ऐड होंगे, क्वोशंट ऐड होंगे और उस तरीके से आप लोगों का आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक कंसेप्ट है यहाँ पे मैं कोई लूप वगैरह का कंसेप्ट नहीं बता रही हूँ क्योंकि लूप अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का ये कंसेप्ट ध्यान में रखिए, अगर
आप लोगों का जो नंबर है वो 3 डिजिट का है। जैसे कि यहाँ पे क्या है 321, ये आप लोगों का कितने डिजिट का नंबर है 3 डिजिट का। तो जब आप लोगों का नंबर 3 डिजिट का होता है तो आप लोग डिवाइड कितनी बार करोगे 2 टाइम्स। 3 डिजिट का नंबर है तो डिवाइड होगा 2 टाइम्स। बट वही अगर आप लोगों का नंबर 5 डिजिट का है, 5 डिजिट का अगर आप लोगों का नंबर है, जैसे कि 120 1 2 3 4 5, ये अगर आप लोगों का 5 डिजिट का नंबर है, तो आप लोगों का अगर जो नंबर 5 डिजिट का रहेगा तो आप लोग कितनी बार डिवाइड करोगे 4 टाइम्स। ठीक है, एक कम होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग इसको कि कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं जो नंबर लेने वाली हूँ वो मैं 3 ही डिजिट का लूंगी। आप लोग 4 5 डिजिट का फिर आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगर 3 डिजिट का नंबर लेना है तो मुझे डिवाइड कितनी बार करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो रिमाइंडर भी आपका कितना आएगा 2 टाइम्स आएगा। तो मैं रिमाइंडर के लिए फर्स्ट रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल ले रही हूँ, सेकेंड रिमाइंडर के लिए सेकेंड वेरिएबल ले रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग देंगे सेमीकोलन। जब आप लोगों के वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाते हैं तो आप लोग क्या करोगे CLR ये हो गया आप लोगों का। ठीक है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, एक स्टेटमेंट डालना है यूजर को बताने के लिए कि आपको एंटर क्या करवाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ में, वो भी डबल कोट के अंदर। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ या एंटर द 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ताकि पता चले कि आपको जो एंटर करवाना है वो कितना डिजिट का करना है 3 डिजिट का। सो यहाँ पे प्रिंटफ हो चुका। उसके बाद हम लोग करते हैं स्कैनफ। सो स्कैनफ में मुझे नंबर जो डालना है वो किस टाइप का है इंटीजर, तो डबल कोड के अंदर क्या आएगा %d फॉर्मेट स्पेसिफाई। फिर उसके बाद आएगा आपका कॉमा। ठीक है, अब नंबर किस में डालना है, कौन से वेरिएबल में डालना है n में डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे %n, जिससे हम लोग n में नंबर एंटर करवाएंगे। अब ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है अभी कि रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अभी लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक को पहले मैं टाइप कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। R1 is equals to n mod 10, n equals to n divide by 10, R2 equals to n mod 10, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ, n is equals to n divide by 10। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रही हूँ। जैसे कि n की वैल्यू हमारे पास, सपोज हम लोग एंटर क्या करवा रहे हैं 123। सपोज मैं n में क्या एंटर करवा रही हूँ 123, n इक्वल्स टू 123। ठीक है, तो यहाँ पे जो R1 आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा n mod 10। तो n mod 10 मतलब हमारी जो n में वैल्यू है वो क्या है 123। सो 123 mod क्या होगा 10 होगा। तो 123 mod 10 इसका रिमाइंडर क्या आता है 3 आएगा। क्या आता है रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, आप लोग करके देखिए, इसका रिमाइंडर आता है 3। अब ये मेरी जो 3 जो है वो वैल्यू किसकी होगी R1 की हो गई। ठीक है, उसके बाद अब ये R1 की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब मेरे पास जो n है वो एज इट इज ही है, मैंने उसको कुछ भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग फिर से n डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं, तो 123 डिवाइड बाय 10। सो आंसर कितना आएगा 12। कितना आएगा आंसर आप लोगों का 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा आंसर आया है वो किसकी वैल्यू है n की वैल्यू है। सो n इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब देखिए रिसेंट में R1 की वैल्यू क्या स्टोर है 3 है और n की वैल्यू क्या स्टोर है 12 है। ठीक है, तो अब जब अगर मैं n को फिर से मॉड करती हूँ तो मेरी अभी n की वैल्यू क्या रहेगी 12 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 12 mod 10।
क्योंकि रिसेंट वाली वैल्यू लेता है, ठीक है। रिसेंट में जो भी वैल्यू आप लोगों के पास स्टोर होती है वही वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है अभी 12, तो 12 मॉड 10, सो आंसर इज, रिमाइंडर क्या आता है मॉड में, 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैं क्या कर रही हूँ, n की वैल्यू हमारे पास 12 ही है, तो 12 डिवाइड बाय 10, सो 12 डिवाइड बाय 10, सो आंसर इज 1, ठीक है। अब मेरी n की वैल्यू कितनी है, 1 है। मेरी R2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। मेरी फिर से पहले वाली जो n की वैल्यू कितनी थी, 12 की थी, बट अभी n की वैल्यू 12 नहीं है, वो ओवरलैप हो चुकी है और रिसेंट में आप लोगों की n की वैल्यू क्या है, 1 रहेगी, ठीक है। और R2 की वैल्यू क्या है मेरी, R1 की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का कैलकुलेशन खत्म। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों का 3 डिजिट का नंबर है तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। बट ये क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 2 टाइम्स ही क्यों, 3 डिजिट का नंबर है तो 2 टाइम्स ही डिवाइड क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं इस n को, बिकॉज n की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है, और अगर मैं इस 1 को फिर से 10 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, आंसर एक तो 0 में आएगा और पॉइंट में आएगा, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। इसीलिए अगर आप लोगों का 3 डिजिट का नंबर है तो आप लोग कितनी बार डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स, R1 n R2 n, हो गया इतना। अगर आप लोगों का 5 डिजिट का नंबर है तो आप लोग कितनी बार डिवाइड करोगे, 4 टाइम्स। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि 10 से ही क्यों डिवाइड किया, बराबर है। अगर आप लोगों को ये पता है, जैसे कि ये जो 123 जो नंबर फॉर्मेटिंग हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, जैसे ये 3 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, ठीक है, और जो आप लोगों का 20 है वो 10 प्लेस पे है, और 100 जो है वो 100 प्लेस पे है, ठीक है। बट अगर मैंने उस नंबर को 1 से डिवाइड किया होता तो आंसर वही नंबर आता। इसीलिए हम लोगों को जब नंबर सेपरेशन होता है तो आप लोग उसको किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, ताकि जो लास्ट में नंबर आता है वो आप लोगों का रिमाइंडर कंसीडर करवाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया। अब ये पूरा आ चुका है, R1 की वैल्यू मिल चुकी है हम लोगों को, R2 की वैल्यू मिल चुकी है और n की वैल्यू मिल चुकी है। तो मैं इसको कमेंट्स करवा देती हूँ, बिकॉज ये पार्ट मुझे रन नहीं करना है। कमेंट्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल स्लैश। सो अब यहाँ पे मेरे सारे नंबर मुझे मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम के लिए मैं एक वेरिएबल ले रही थी सम नाम का, जिसमें मुझे क्या करना है, सबका कैलकुलेशन करना है। सो मेरे पास जो नंबर है वो सेपरेट हो चुके, आप देखिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे नंबर सेपरेट हो चुके मतलब कि मुझे क्या क्या सेपरेट करना था सम के लिए, 3 को, 2 को और 1 को। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो R1 में 3 सेपरेट हो चुका है, R2 में जो आप लोगों का 2 है वो भी सेपरेट हो चुका है, और रिसेंट में आप लोगों को किसकी वैल्यू लेनी है, n की वैल्यू, तो 1 भी आपका सेपरेट हो चुका है। तो अभी देखिए, अगर ये फॉर्मूला क्रिएट होगा तो कैसे क्रिएट होगा, R1 प्लस R2 प्लस n, जिससे आप लोगों का क्या निकलेगा, सम निकालोगे, ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, रिवर्स निकालना है। तो रिवर्स के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे REV नाम का वेरिएबल, और उसमें हम लोग अभी क्या करेंगे, रिवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी रिवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिए 100, क्योंकि आप लोगों का जो नंबर है वो 3 डिजिट का है, तो 100 से इंटू होगा, देन 10 से इंटू होगा, एंड देन 1 से इंटू होगा। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा, R1 इंटू 100 प्लस R2 इंटू 10 प्लस n इंटू 1, इंटू 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का रिवर्स नंबर। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एक ही प्रिंटफ में आप लोग प्रिंटफ कर सकते हो। जिन्होंने भी कल का सेशन अटेंड नहीं किया था वो यूट्यूब में मेरे वीडियो है, वो आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पे मैं
सम की वैल्यू को प्रिंट करूंगी, सम इक्वल्स टू %d, जिससे सम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। स्लैश एन मतलब कि न्यू लाइन, रिवर्स प्रिंट करवाना है। अब देखो मैंने यहाँ पे सम ऐसा लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। सम आप कुछ भी लिख सकते हो वो सम की जगह पे, वही वहां पे प्रिंट होगा। सपोज मैं यहाँ पे रिवर्स पूरा लिख लेती हूँ, इक्वल्स टू %d, और उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो मुझे यहाँ पे कॉमा करके लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट में क्या आएगी आप लोगों की, सम की वैल्यू आएगी, एंड रिवर्स में आप लोगों की रिवर्स वाली वैल्यू आएगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का सेमी कोलन, ठीक है। अब ये प्रोग्राम पूरा हम लोगों ने टाइप कर चुके हैं, अब हम लोग इसको करते हैं रन। तो रन करने के लिए मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, आप लोग शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो या आप लोग यहाँ से रन भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जब रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइल भी हो जाता है। अदरवाइज आप लोग कंपाइल के ऊपर ऑप्शन पे जाइए और वहां से आप लोग कंपाइल कीजिए। तो मैं यहाँ से रन कर रही हूँ, एरर बिल्कुल ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं 3 डिजिट नंबर एंटर करूंगी। सो 3 डिजिट जो मेरा नंबर है वो होगा 1 2 3। 1 2 3 ये मेरा एक 3 डिजिट का नंबर है। उसको जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो आंसर क्या आया आप लोगों का, सम इक्वल्स टू 6 एंड रिवर्स इक्वल्स टू 321, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर मैंने एंटर करवाया, उसका सम आया है 6 एंड रिवर्स कितना आया है 321, ठीक है। तो आप ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो 3 डिजिट का, जिससे आप लोगों का सम निकाल सकते हो एंड रिवर्स निकाल सकते हो। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है अभी, ठीक है। तो आप लोग इसमें 4 डिजिट का भी ट्राई कर सकते हो एंड 5 डिजिट का, जितना आपको चाहिए आप उतने डिजिट का सम एंड रिवर्स निकाल सकते हो। बट उसके लिए आप लोगों को ये लॉजिक को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो जैसे कि 4 डिजिट का होगा तो क्या होगा, R1 R2 R3, ठीक है। और अगर 5 डिजिट का होगा तो R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को वो एग्जीक्यूट करके देखना है। आप लोग अगर ये पहले एग्जीक्यूट करोगे उसके बाद वो ट्राई करोगे तो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को अभी ऑपरेटर में अरिथमेटिक ऑपरेटर का कंसेप्ट समझाया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सारे ऑपरेटर को यूज किया है। हम लोगों ने प्लस को भी यूज किया है, हम लोगों ने माइनस को भी यूज किया है, ठीक है। माइनस नहीं किया है, माइनस हम लोगों ने उस दिन किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉड को भी यूज किया है और डिवाइड को भी यूज किया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर थे, अब मुझे क्या करना है, स्क्रीन को मिनिमाइज करना है, तो मैं कंट्रोल एस्केप कर लेती हूँ। इससे आप लोगों की स्क्रीन जो होती है वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। अब देखिए रिलेशनल ऑपरेटर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, कंपैरिजन ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू, लॉजिकल ऑपरेटर में आप लोगों के एंड और नॉट, और असाइनमेंट ऑपरेटर में आप लोगों का इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है। तो अब ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर और जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है, इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इन दोनों का आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइप करके बता देती हूँ आप लोगों को डिफरेंस क्या है। अगर मैं a इक्वल्स टू 1 कर रही हूँ, a इक्वल्स टू 1 कर रही हूँ, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो 1 है वो किसको असाइन हो रहा है, a नाम के वेरिएबल को, ठीक है। बट वही अगर बात करें a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जो मैंने बीच में ऑपरेटर यूज किया है वो कौन सा ऑपरेटर है आप लोगों का, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। वो कौन सा ऑपरेटर है आप लोगों का, कंपैरिजन ऑपरेटर। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोग इक्वल्स टू ऑपरेटर लेते हो तो 1 असाइन हो रहा है a को, बट वही अगर आप लोग डबल इक्वल्स टू लेते हो तो ये कंपेयर कर रहा है। मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये दोनों आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मैंने ये 1 लिखा है तो a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए।
तो अगर आप लोगों को दोनों साइड इक्वल अगर चेक करना है तो आप लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? असाइन कंपैरिजन ऑपरेटर। और अगर मुझे किसी वैल्यू को असाइन करना है तो आप लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करोगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का कंसेप्ट था ऑपरेटर हो चुका है। अब वही ऑपरेटर को हम लोग अभी नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में यूज करने वाले। जितने भी मैंने आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर बताया या लॉजिकल हो या आप लोगों के असाइनमेंट ऑपरेटर हो, ये सारे अभी नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज होंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हम लोगों का डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट टाइप आता है इफ एल्स। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या, पहले ही आपको पता होना चाहिए। सो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन मतलब कि डिसीजन मतलब अगर आप क्लास में आ रहे हो तो आप लोग प्रेजेंट हो, नहीं आ रहे हो तो अब्सेंट हो। क्लियर है इतना? आ रहे हो तो प्रेजेंट, नहीं आ रहे हो तो अब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो इफ एल्स है उसमें आप लोगों का फर्स्ट टाइप आता है इफ एल्स। तो इफ एल्स में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिंटैक्स दिया है इफ कंडीशन। अगर आप लोगों की ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ के अंदर जो भी आप लोग कंडीशन देते हो वो अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट आपका ये एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप लोगों का एल्स वाला पार्ट का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मतलब अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम देखेंगे हम लोग। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ, अल्ट एंटर। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग इसमें टाइप करेंगे। ये मैं एक काम कर लेती हूँ, फाइल में जाके न्यू कर देती हूँ। ठीक है, यहां से इसको पूरा डिलीट। देखिए हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट अभी इफ एल्स का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इफ एल्स में बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर को चेक करना है। क्या करना है? बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर को चेक करना है। तो यहाँ पे बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर चेक करना है तो मुझे टू नंबर्स एंटर भी करना पड़ेगा, बराबर है। तो टू नंबर एंटर करने के लिए मुझे टू वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर ही ले रहे, इंट a, b, दो वेरिएबल आ चुके हमारे पास। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, CLR SCR टू क्लियर द स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे एक स्टेटमेंट देंगे प्रिंटफ में, जिसमें डबल कोट के अंदर लिखते हैं हम लोग एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो चुका आप लोगों का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी स्कैनफ लेंगे। स्कैनफ डबल कोट के अंदर मुझे किस टाइप की वैल्यू एंटर करना है, इंटीजर। सो यहाँ पे दो बार %d, दो इंटीजर दो बार %d। किस में वैल्यू डालनी है, %a, %b, दैट इज एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। ठीक है, अब उसके बाद ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सिंटैक्स को फॉलो करना है। तो सिंटैक्स क्या था, इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो अभी हम लोग इफ के अंदर लिखेंगे कंडीशन। अब देखो ये कंडीशन आप जब लिख रहे हो तो आप लोगों के जितने भी ऑपरेटर्स है वो आप लोग यूज कर सकते हो इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पे इफ बिगेस्ट चेक करना है मुझे, बिगेस्ट क्या चेक करना है मुझे, बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर, बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर। सिंपल सा प्रोग्राम है। सो यहाँ पे स्कैनफ के बाद एंटर कर चुकी हूं मैं। स्कैनफ के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कंडीशन लगाऊंगी, सिंटैक्स फॉलो करूंगी। तो इफ राउंड ब्रैकेट कंडीशन देनी है a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है, क्या बोला है मैंने, अगर a b से बड़ा है तो करली ब्रैकेट ओपनिंग करली ब्रैकेट क्लोजिंग, ये आप ना तुरंत दीजिए। कैसा होता है कि हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, क्लोज नहीं करते हैं, और तो उस चक्कर में हम लोगों के एरर्स आते हैं। क्योंकि कैसे, अभी तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, बट आगे जाके आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स करोगे और आप तभी के तभी वहां पे क्लोजिंग नहीं करोगे
तो जब एरर आते हैं तो वो एरर सॉर्ट आउट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कोड बहुत बड़ा होता है और कोड बड़ा होने के कारण आप लोगों को क्लोजिंग सारे चेक करने पड़ते हैं फिर मैन्युअली। इसीलिए अगर आप लोगों को अभी से हैबिट हो जाएगी कि ओपनिंग किया तो क्लोजिंग तुरंत कीजिए, ताकि आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ में लिखेंगे डबल कोट के अंदर A is big, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा। फिर उसके बाद एल्स वाले पार्ट में हम लोग लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे B is big, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट मतलब एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम हो गया। तो अब इसको हम लोग करेंगे रन। सेम कंट्रोल F9 कर रही हूं मैं शॉर्टकट। इसमें हम लोग एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B करेंगे। तो यहाँ पे मैं सपोज A की वैल्यू डाल रही हूँ 2 एंड B की वैल्यू डाल रही हूँ 4। तो B इज बिग आएगा आप लोगों का आंसर, बिकॉज B की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो अब मुझे वैसा लिख के भी चाहिए कि A इज बिग, B इज बिग या 4 इज बिग या 8 इज बिग, ऐसा कुछ लिख के चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे वेरिएबल दे देंगे A कॉमा, और यहाँ पे A की जगह पे, या बाद में भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे कर दो %D, जिससे क्या होगा A की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे बताना भी पड़ेगा प्रिंटफ में कि किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे मैं दूंगी A, ठीक है। सेम आप यहाँ पे B के लिए भी कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ %D और यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए B की। पहले A के लिए हो चुका, अब हम लोग करते हैं B के लिए। तो अब इसको हम लोग फिर से रन करके देखते हैं। तो देखिए A की वैल्यू मैं 6 डाल रही हूँ, B की वैल्यू डाल रही हूँ मैं 8। सो 8 इज बिग, मतलब B इज बिग, ठीक है। ये एक सिंपल सा मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया यूजिंग इफ एल्स का, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसके थ्रू आप लोग जो भी इफ एल्स में प्रोग्राम्स है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रही हूँ कि इवन और ऑड, ठीक है। तो इवन और ऑड जो नंबर है वो कैसे चेक करेंगे। सो सबको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते इवन ऑड नंबर यूजिंग इफ एल्स। सो यहाँ पे अब इवन और ऑड नंबर चेक करना है तो मुझे एक ही नंबर लेना पड़ेगा, मुझे 2 नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक ही वेरिएबल लूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे %D एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये B को भी हटा देंगे क्योंकि हम लोगों ने A ही वेरिएबल लिया। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ओनली A, ये B को मैं हटा रही हूँ। उसके बाद अब इफ के कंडीशन में खाली कंडीशन में चेंज होगा, ठीक है। तो इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि अगर जो एक नंबर होगा उसका रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर इवन होगा, बराबर है। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या यूज करते हैं हम लोग, मॉड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो A नाम का वेरिएबल है जिसको हम लोग मॉड करेंगे, और किससे डिवाइड करना है हम लोगों को इवन नंबर को, 2 से, क्योंकि इवन नंबर का कंसेप्ट क्या है, जो नंबर खुद से और 2 से डिवाइड होता है दैट नंबर इज इवन नंबर। तो यहाँ पे मैं करूंगी 2 से, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे इसके रिमाइंडर को 0 से चेक करवाना है। क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करना है मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप लोगों का आएगा $=0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप लोग अगर आप लोगों का यहाँ पे जो भी वैल्यू आप लोग डालोगे उसका यहाँ पे रिमाइंडर लेगा, तो रिमाइंडर में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 = 0 अगर होता है तो दैट नंबर इज इवन नंबर,
बट अगर नहीं होता है सो वो नंबर क्या हो गया आप लोगों का? ऑड नंबर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है इवन और ऑड का। ठीक है, अब फिर से मैं इसको रन करके बता देती हूँ आप लोगों को। एक एरर आया है, चेक करते हैं। हाँ बराबर है, यहाँ पे मैंने बी डिक्लेयर नहीं किया है, बराबर है। और ऑड के लिए भी मैं क्या करूंगी, एक से ही चेक कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए। ठीक है, एरर सॉर्ट आउट करना आना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए में डाल रही हूँ मैं 5 सबको पता है कि ऑड है, डायरेक्टली वो क्या बोल देगा एल्स पार्ट में आके ऑड। बट वही अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला है तो 4 इज इवन, तो वो क्या बोल रहा है 4 इज इवन, मतलब कि इफ के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का इवन नंबर। ठीक है, इवन और ऑड नंबर कैसे चेक करते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम लेते हैं हम लोग बेसिक सैलरी का। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट में होते हैं उनको पता है बेसिक सैलरी क्या होती है, एचआरए डीए क्या होता है, ये कंसेप्ट लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इस कंसेप्ट को फॉलो करना है तो वो किस तरीके से किया जाएगा, तो वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि एक बड़ा प्रोग्राम है ये, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में लिख लेती हूँ एंटर द बेसिक सैलरी। ठीक है, एंटर द बेसिक सैलरी गिव्स इफ बेसिक सैलरी, मैं क्वेश्चन लिख रही हूं यहाँ पे, इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000। अगर किसी की बेसिक सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000 है तो क्या करेगा, एचआरए सबको पता है, एचआरए गिव्स 40%, मैं ऐसे ही कुछ मैनुअली ले रही हूं, एंड डीए गिव्स 20%। डीए गिव्स, एक सेकेंड ना, मैं नीचे लिख लेती हूँ, उधर स्क्रॉल हो रहा है। डीए गिव्स 20%, but else HRA gives 30% and DA gives 10%। ये मैन्युअली ऐसे ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलेंगे, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी। एक क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसको मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। उन्होंने क्या बोला है, एंटर द बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी के लिए एक वेरिएबल लेंगे हम लोग, और हम लोग एक काम करते हैं, सारे वेरिएबल कैसे लेंगे हम लोग, फ्लोट में लेंगे। कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं लूंगी फ्लोट बेसिक सैलरी के लिए एक वेरिएबल। ठीक है, फिर उसके बाद एचआरए कैलकुलेट होगा तो एचआरए के लिए भी एक वेरिएबल, डीए कैलकुलेट होगा तो डीए के लिए भी एक वेरिएबल, और उसके बाद आपका ग्रॉस भी कैलकुलेट होगा तो ग्रॉस के लिए एक वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, एंटर द बेसिक सैलरी। पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, एंटर द बेसिक सैलरी। आप लोगों को बेसिक सैलरी एंटर करनी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर द बेसिक सैलरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्कैनइफ में %f, और बेसिक सैलरी किस में हम लोग डाल रहे हैं, बीएस में, दैट इज बेसिक सैलरी। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप लोगों की इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000, मतलब आप लोगों की जो बेसिक सैलरी एंटर करने वाले हो वो 20,000 के ऊपर है, तो एचआरए मिलेगा 40%, डीए मिलेगा 20%। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, जिस तरीके से क्वेश्चन रहेगा वैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो एचआरए उन्होंने कितना बोला है, 40% मिलेगा, और डीए कितना बोला है, 20% मिलेगा। सो यहाँ पे पहले तो मुझे इफ की कंडीशन डालनी पड़ेगी। इफ की कंडीशन में यहाँ पे मैं लिखूंगी बेसिक सैलरी अगर ग्रेटर देन 20,000 है, तो बेसिक सैलरी किस में स्टोर है हमारी, बीएस में, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000। ठीक है,
तो ग्रेटर देन अगर इक्वल्स टू 20,000 है तो वो बोल रहा है कि आप लोगों को HRA 40% मिलेगा और DA कितना मिलेगा 20%। तो सबको पता है जो HRA DA जो होता है वो आप लोगों का बेसिक सैलरी के ऊपर से निकलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा आप लोगों का, HRA इक्वल्स टू बेसिक इनटू कितना, HRA कितना बोला है 40%, तो 40% मतलब 40 डिवाइड बाय 100। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.4, आंसर वही आता है 0.4, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने DA कितना बोला है, HRA तो 40 मिलेगा, DA कितने मिलेगा 20। तो यहाँ पे मैं DA का फॉर्मूला भी सेम आप लोगों का बेसिक सैलरी के ऊपर से होता है, तो बेसिक सैलरी स्टोर है हमारी DS में इंटू 0.2, ठीक है। ये आप लोगों का HRA मिला, बेसिक DA मिला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ग्रॉस कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस के लिए हम लोगों ने क्या लिया है, GS, ठीक है। तो ग्रॉस कैसे कैलकुलेट होता है, HRA प्लस DA प्लस बेसिक सैलरी। सो HRA प्लस DA प्लस आप लोगों की बेसिक सैलरी, और यहीं पे मैं क्या कर दूंगी, इसको प्रिंट भी कर दूंगी। ग्रॉस इक्वल्स टू %F, जिसमें वैल्यू आएगी, और किस वेरिएबल में वैल्यू है आप लोगों की, GS में, तो GS आएगा वहां पे, ठीक है। अब देखिए ये हो गई इफ की कंडीशन, बट अभी मुझे क्या करना है, एल्स की कंडीशन भी लिखनी है, ठीक है। तो एल्स की कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप लोगों का 20,000 नहीं जा रहा है तो HRA मिल रहा है आप लोगों को 30% एंड DA मिल रहा है 10%, ठीक है। तो उसके लिए भी एल्स पार्ट में फॉर्मूला आप लोगों का होगा HRA इज इक्वल्स टू बेसिक इंटू 30% मतलब 0.3 एंड DA इक्वल्स टू बेसिक इंटू 0.1, 10% मतलब 0.1। अब मुझे क्या करना है, ग्रॉस निकालना है। तो ग्रॉस इज इक्वल्स टू सेम आपका फॉर्मूला होगा HRA प्लस DA प्लस बेसिक सैलरी, और उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट भी कर देंगे। सो यहाँ पे प्रिंटफ में मैं लिखूंगी ग्रॉस इक्वल्स टू %F, क्योंकि सारे वेरिएबल F में है, फ्लोट में है, और उसके बाद आप लोगों का GS, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का एल्स वाला पार्ट। सो ये हो गया एल्स, और उसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, गेट CH टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, और ये आप लोगों का मेन का क्लोजिंग, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या हुआ, बेसिक सैलरी पहले एंटर की, फिर इफ की कंडीशन लगाई, इफ के कंडीशन में चेक किया, ठीक है, और उसके हिसाब से HRA और DA कैलकुलेट करवाया। सेम एल्स वाले पार्ट में भी क्या किया कि HRA जितना बोला था उतना कैलकुलेट किया, DA जितना बोला था उतना कैलकुलेट किया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। कंट्रोल F9, एरर है, अच्छा गेट CH डबल लिया था मैंने, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल F9, ठीक है। मुझे क्या करना है, बेसिक सैलरी एंटर करवानी है। तो बेसिक सैलरी हम लोगों की कितनी थी, अगर ग्रेटर देन 20,000 आता है तो HRA 40 एंड DA इज 20। तो मैं क्या करूंगी, जो बेसिक सैलरी है वो लिखती हूँ 21,000। तो वो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, इफ का पार्ट। तो देखो ये इफ का पार्ट उसने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, बट वही अगर मेरी जो बेसिक सैलरी होगी वो लेस देन 20,000 होगी तो वो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स का पार्ट, बराबर है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने हैं। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, एक ही मैंने आपको बताया, एक दो ही बताया, बट आप बहुत सारे प्रोग्राम इसमें कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पैलिंड्रोम और एमस्ट्रॉन्ग निकाल सकते हो यूजिंग इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, बहुत टाइप के प्रोग्राम्स है। आप लोग ट्राई कीजिए तो आपको आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और कंसेप्ट बता देती हूँ कि इफ के अंदर जो मैंने लिखा है, इफ के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो मल्टीपल लाइन है। यहाँ पे कैसे है, मल्टीपल्स लाइन दिख रही है आप लोगों को। तो जब आप लोग इफ के अंदर मल्टीपल लाइन लिखते हो तो आप लोगों को करली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग देना नेसेसरी होता है।
क्या बोला है मैंने कि अगर आप लोग इफ के अंदर कुछ भी कोड लिखते हो तो अगर वो मल्टीपल लाइन होता है तो आप लोगों को कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग देना जरूरी है। बट अगर आप लोग इफ के अंदर एक ही लाइन का कोड है, जैसे कि इसके पहले किया था हम लोगों ने इवन और ऑड का, तो उसमें आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग नहीं भी दिया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मल्टीपल लाइन है तो कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग दो, इफ का बोलो या एल्स इफ का। बट अगर सिंगल लाइन है तो आप लोगों ने नहीं भी दिया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो चुका आप लोगों का बेसिक सैलरी का प्रोग्राम। वैसे ही आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स है तो आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें एक कंसेप्ट बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, यूजिंग एंड ऑपरेटर कैसे करते हैं, मतलब अगर किसी भी प्रोग्राम में हम लोगों के जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें आपको एंड ऑपरेटर होता है, एंड और ऑपरेटर होता है, एंड नॉट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, किस तरीके से उसको लेंगे हम लोग, तो वो देखेंगे हम लोग अभी। तो जैसे एंड ऑपरेटर जो होता है उसमें क्या होता है कि सबको पता है, हम लोग मैथ्स में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर मैथ्स का कंसेप्ट है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वो बी हम लोगों ने किया हो या 11th-12th किया हो, सब लोगों को एंड का कंसेप्ट पता है। ठीक है, मैथ्स में होता है वो। तो एंड मतलब क्या होता है, ट्रुथ टेबल। आई थिंक आप लोगों को अभी क्लियर हो चुका होगा, ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल क्या होता है, अगर जितनी भी कंडीशन दी है वो अगर सारी की सारी ट्रू होती है तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का, ट्रू आएगा। ठीक है, बट उसमें से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई सो आंसर इज फॉल्स। ठीक है, फिर से बता रही हूं, इफ both are true then result is true, if both are true then result is true, otherwise false। मतलब आप लोग if के अंदर जितनी कंडीशन लेते हो वो अगर सारी की सारी ट्रू होती है तो आंसर इज ट्रू होता है, अगर नहीं मतलब एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर क्या आता है आप लोगों का, फॉल्स आएगा। ये एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक प्रोग्राम है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, एंड ऑपरेटर। ठीक है, यूजिंग एंड ऑपरेटर का कंसेप्ट लेके वहां पे एक प्रोग्राम मैंने करके रखा है, देखिए। सो ये जो कंसेप्ट है एंड ऑपरेटर का, तो यहां पे हमने क्या किया है कि बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर चेक किया है। हम लोगों ने क्या किया है, बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे मैं क्या करूंगी, ए बी सी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि मुझे क्या करना है, बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर को चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैन करूंगी ए बी सी को। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ की कंडीशन देनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एल्स इफ का पार्ट आया है। ठीक है, जो पहला मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया वो क्या था, इफ का था। ठीक है, इफ एल्स का था। इस प्रोग्राम के पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट और सिंटैक्स दिखा देती हूँ एल्स इफ का, ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो पहले वो दिखा देती हूँ फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हम लोगों का इफ एल्स हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट था दैट इज एल्स इफ। ठीक है, अगर आप लोगों को मल्टीपल कंडीशन डालनी है, ठीक है, अगर आप लोगों को मल्टीपल कंडीशंस डालनी है तो आप लोग क्या कंसेप्ट यूज करते हो, एल्स इफ। क्या कंसेप्ट यूज करोगे, एल्स इफ। तो यहाँ पे आप लोग सिंटैक्स देखिए, इफ कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग ये देख चुके हैं। बट अगर और कुछ कंडीशन डालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, एल्स इफ कंडीशन सेकेंड फिर स्टेटमेंट। और कुछ कंडीशन डालनी है तो फिर से आप लोग एल्स इफ लगा सकते हो, और कुछ डालनी है तो फिर से एल्स इफ लगा सकते हो। एंड देन आप लोगों का क्या आता है, एल्स पार्ट आता है, दैट इज स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो इसको मैं फिर से
यहाँ पे जाऊंगी, बड़ा करने के लिए आप लोग अल्ट एंटर करोगे। पहले कंसेप्ट बता देती हूँ इस प्रोग्राम को पढ़ाने के पहले। देखिए ये मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी सब कुछ हटा देती हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। देखिए सबसे पहले हम लोग वही जो प्रोग्राम है इफ एल्स का, बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर, वही हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सेम मैं वही फटाफट से प्रोग्राम लिख लेती हूँ, सेम CLR SCR, ठीक है, printf enter the value of A and B। उसके बाद scanf आता है आप लोगों का। जो प्रोग्राम जब भी मैंने आप लोगों को बताया उसी में आप लोगों को मैं एलसीफ का कंसेप्ट समझा रही हूँ। देन %A, %B, ओके। सो अब देखिए हम लोगों ने इफ एल्स का जो प्रोग्राम किया था, A इज ग्रेटर देन B अगर है तो हम लोगों ने क्या बोला था, A इज बिग, printf में A इज बिग, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम लोगों ने एल्स पार्ट में बोला था कि B इज बिग। ये हम लोगों का इफ एल्स का प्रोग्राम है, मैं उसी में आप लोगों को एल्स इफ का बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों का ये गेट ch, ठीक है। सो ये प्रोग्राम आप लोगों का हो चुका था, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो जो आउटपुट है, जैसे मैंने A की वैल्यू 1 डाली और B की वैल्यू 2 डाली, सो आंसर इज B इज बिग, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट वही अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगी, अगर मैंने 3 पहले डाला है एंड उसके बाद मैंने 1 डाला है तो A इज बिग, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ और अगर मैंने A की वैल्यू 4 डाली है, B की वैल्यू भी 4 डाली है, तो आप लोग गेस कर सकते हो कि क्या आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। क्या आउटपुट आ सकता है, बिकॉज A की वैल्यू एंड B की वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो आंसर आना चाहिए कि बोथ आर इक्वल, जो कि आंसर आएगा आप लोगों का B इज बिग। क्यों आया ये, क्योंकि उसने इफ की कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं किया है तो वो डायरेक्टली कहां पे जा रहा है, एल्स वाले पार्ट में जा रहा है। तो एल्स वाले पार्ट में आप जो भी लिखते हो वो ऑब्वियस होगा कि वो वही प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे और एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे एल्स इफ। तो एल्स इफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले मैंने A को B के साथ चेक कर लिया तो A इज बिग बोला, फिर हम लोग क्या करते हैं, अभी B को A के साथ चेक करते तो B इज बिग बोलेंगे। बट अगर ये भी कंडीशन मेरी फॉल्स है तो हम लोग डायरेक्टली एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो अभी अगर इफ की कंडीशन ठीक है तो इफ के कंडीशन में आएगा, एल्स की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, अगर एल्स इफ की सेटिस्फाई हो रही है तो एल्स इफ के इसमें जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोगों को एक से ज्यादा सिचुएशन को सेटिस्फाई करना है तो आप लोग क्या करोगे, एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स आप ले सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप लोग एल्स इफ एक बार, 2 बार, 4 बार या 10 बार ही लोगे। आप लोगों की जितनी कंडीशन आपको डालनी है उतनी बार आप लोग एल्स इफ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से आपको रन करके बता रही हूँ। सो यहाँ पे देखो A की वैल्यू 2 डाल रही हूँ एंड B की वैल्यू भी 2 डालूंगी। तो अब देखिए इफ की जो कंडीशन थी वो फॉल्स करेगा, एल्स इफ की कंडीशन को फॉल्स करेगा क्योंकि B इज ग्रेटर देन A बोला है, तो इसको भी क्या करेगा, वो फॉल्स करेगा।
और डायरेक्टली एल्स पार्ट में आके क्या बोलेगा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का एल्स इफ का स्टेटमेंट, जिसमें आप लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट है आप लोगों का एल्स इफ का। तो आप लोग इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो, जैसे कि अगर आप लोगों को पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो नंबर को चेक करना है तो आप लोग वो भी इसमें कर सकते हो। जितने भी मल्टीपल कंडीशन वाले प्रोग्राम्स है आप उसमें कर सकते हो, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब इसी एल्स इफ के कंसेप्ट को लेके हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो एंड ऑपरेटर का मैं अभी बता रही थी आप लोगों को प्रोग्राम, यूजिंग एल्स इफ कंडीशन का ही यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्कैनइफ में क्या करेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इफ के कंडीशन में पहले ए को बी के साथ चेक करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को एंड ऑपरेटर का सिंटैक्स बताया था। एंड ऑपरेटर मतलब जितनी कंडीशन दी है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर वो ट्रू है तो वो ट्रू करवाएगा, अगर नहीं है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। इतना समझ लीजिए। ठीक है, एंड ऑपरेटर मतलब जितनी कंडीशन ट्रू है वो सारी ट्रू अगर होगी तो वो ट्रू करवाएगा, अगर नहीं होगी तो एल्स पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन इफ के अंदर 2 ही है। एंड ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एम्परसेंड, डबल एड्रेस। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर चेक कर रहे हैं। तो बिगेस्ट बिटवीन 3 नंबर चेक करने के लिए मुझे 3 वेरिएबल को पहले एंटर करना पड़ा, फिर उसके बाद हम लोग इफ के कंडीशन में आए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए इज बिग। देखो दोनों कंडीशन अगर ट्रू है यहाँ पे तो ही वो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, बट अगर नहीं होती तो डायरेक्टली कहाँ पे जाता, वो एल्स वाले पार्ट में जाता। फिर एल्स वाले पार्ट में भी मैंने वैसे ही किया है, एल्स इफ वाले पार्ट में कि बी को ए के साथ चेक किया, एंड ऑपरेटर बी को सी के साथ भी चेक किया। अगर ये सेटिस्फाई है तो बी इज बिग बोलेगा, बट अगर ये भी नहीं है तो हम लोग फिर से एल्स इफ की कंडीशन में आ रहे, सी को ए के साथ चेक कर रहे, सी को बी के साथ चेक कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी इज बिग। बट अगर ये भी नहीं है तो हो क्या सकता है, एल्स पार्ट में डायरेक्टली ऑल आर इक्वल। तो ये होगा आप लोगों का एल्स इफ का यूज करके एंड ऑपरेटर का कंसेप्ट लिया है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो एक काम करती हूं, मैं सारी वैल्यू इक्वल डाल देती हूँ, 4 4 4। तो डायरेक्टली पहले इफ की कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ की चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स, फिर से एल्स इफ की करेगा, कंडीशन फॉल्स। तो डायरेक्ट वो एल्स पार्ट में आके क्या बोलेगा, ऑल आर इक्वल। सो आंसर इज ऑल आर इक्वल। तो ये कंसेप्ट है आप लोगों का, एल्स इफ का यूज करके आप लोग एंड ऑपरेटर कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम हो चुका है, आप इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मार्कशीट वाला भी एक प्रोग्राम कर सकते हो, जिसमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए और तीनों को ऐड करने के बाद उसका टोटल और परसेंटेज निकालिए और उसके बाद क्या कीजिए कि उसकी ग्रेड निकालिए। ठीक है, मतलब अगर वो परसेंटेज 65 के अबाव होता है तो वो ए ग्रेड निकालेगा, अगर नहीं होता है तो बी निकालेगा, अगर नहीं होता है तो सी निकालेगा, और वो भी नहीं होता है तो फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मार्कशीट भी बना सकते हो, खुद ही आप लोग डेवलप कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कंसेप्ट क्या यूज करना है, इफ एल्स का, एल्स इफ का और ये एंड ऑपरेटर का। ठीक है, आई होप आपको ये एंड ऑपरेटर समझ में आया। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें उतनी आपके कंसेप्ट अभी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अब ये हो चुका आप लोगों का अभी एंड ऑपरेटर। उसके बाद में और ऑपरेटर का कंसेप्ट बता देती हूँ। ठीक है, अभी एंड बता दिया है तो और वैसा ही होता है। ठीक है, तो अभी ये और किस तरीके से होगा, तो और ऑपरेटर मतलब कि एंड का वाइस वर्सा होता है। जैसे कि एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर सारी कंडीशन ट्रू है तो आंसर को वो ट्रू कर रहा है, बट
और ऑपरेटर में क्या होता है, एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, आंसर को ट्रू करवाएगा, अदरवाइज फॉल्स करवाएगा। तो ये होता है आप लोगों का और ऑपरेटर का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे और ऑपरेटर का हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, मैं उसका भी एक प्रोग्राम बना चुकी हूँ। सो वॉवेल्स का एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने और ऑपरेटर का कंसेप्ट यूज किया है। देखो ये जो वॉवेल्स वाला प्रोग्राम है इसमें आप लोगों का कैरेक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैरेक्टर किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। क्या चेक करना है, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। तो सबको पता है कि वॉवेल्स कितने होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो मुझे चेक करना है कि जो भी मैं कैरेक्टर एंटर करूंगी तो वो कैरेक्टर आप लोगों का वॉवेल्स है या कंसोनेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को जब एंटर करवाना है तो वो कैरेक्टर एंटर करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कैर एज अ डेटा टाइप। तो कैर एज अ डेटा टाइप ch नाम का वेरिएबल, उसमें मैंने क्या किया, एंटर द कैरेक्टर, स्कैनएफ किया %c लेके ch में। तो ch में हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर एंटर करेंगे, बिकॉज %c से क्या होगा, कैरेक्टर एंटर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इफ की कंडीशन लेंगे। अब देखिए वॉवेल्स में क्या होता है कि कैरेक्टर जो है, जो वॉवेल्स है वो 5 ही है, ठीक है, बाकी सारी क्या है, कंसोनेंट है। तो आप लोगों को हमेशा सोचना पड़ेगा कि आप लोग किस तरीके से कंडीशन लगाओगे। देखो लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा। आप सोच रहे होगे कि सब कुछ बताएंगे, सब कुछ, वैसा नहीं होता है। लॉजिकली तो पार्ट आपको उतना डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है, सोचना ही पड़ेगा। तो अगर मैं वॉवेल्स और कंसोनेंट की बात करती हूँ तो कंसोनेंट इतने सारे चेक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाएगा, बराबर है। तो मैं क्या करूंगी, वॉवेल्स को ही चेक कर लूंगी। तो यहाँ पे वॉवेल्स मेरे कितने आते हैं, 5 ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ के कंडीशन में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ch इक्वल्स टू ए। सो ch इक्वल्स टू ए मतलब ch पे मैंने क्या एंटर किया है, कैरेक्टर, ठीक है। तो जो भी कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे वो ch में आएगा। आप सबको पता है डबल इक्वल्स टू मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे ch में सपोज मैं डाल रही हूँ a, तो यहाँ पे वो a को a के साथ चेक कर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ch में अगर सपोज मैंने a डाला तो a इक्वल्स टू a, कंडीशन इज ट्रू। तो बाकी कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, और ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर का सिंबल है, ठीक है, ये क्या है आपका और ऑपरेटर का सिंबल। तो और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर उसको इफ के अंदर एक भी कंडीशन ट्रू मिली तो आंसर क्या करेगा, वो ट्रू करवाएगा, मतलब वॉवेल्स बोलेगा। बट अगर नहीं मिलती है तो क्या बोलेगा, कंसोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ch में a लिख रही हूँ तो फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली आके क्या बोलेगा, वो वॉवेल्स। बट अगर नहीं होता तो क्या बोलता, कंसोनेंट। अब देखिए ch में अगर सपोज मैंने o डाला होता तो यहाँ पे पहले ch में o इक्वल्स टू a, कंडीशन इज फॉल्स। और ऑपरेटर o इक्वल्स टू e, कंडीशन इज फॉल्स। और ऑपरेटर o इक्वल्स टू i, कंडीशन इज फॉल्स। और ऑपरेटर o इक्वल्स टू o, तो अब कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हो चुकी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो वो क्या बोलेगा, वॉवेल्स। बट अगर वो भी नहीं होता तो क्या बोलता, वो कंसोनेंट, ठीक है। अब इसको मैं फिर से एक बार रन करके बता रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए मुझे यहाँ पे क्या एंटर करना है, कैरेक्टर। सो यहाँ पे मैं कैरेक्टर एंटर करूंगी आई। सो आई वॉवेल्स है, मतलब इफ की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसको फिर से एंटर करती हूँ, फिर से रन करके बताती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे p डाला है तो p इज नॉट वॉवेल, p क्या आप लोगों का, कंसोनेंट। सो यहाँ पे मैं जब एंटर करूंगी तो क्या बोलेगा, कंसोनेंट, मतलब इफ की कंडीशन एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई है। सो यहाँ पे होगा कंसोनेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे जितने भी और ऑपरेटर के थ्रू आप प्रोग्राम कर सकते हो उतने सेम सिचुएशन के साथ ही आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये हो चुका आप लोगों का एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। और हम लोगों ने ये जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर है वो इफ एल्स इफ का यूज करके मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप आप लोगों का इतना अभी क्लियर हो चुका होगा। देखिए कैसा होता है, एक ही प्रोग्राम करने से नहीं होता है, आप जितने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे प्रोग्राम्स तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ, बट अगर आप लोगों को सच में पूरा डीपली अगर कुछ पढ़ना है तो आप मेरे फिजिकल जो क्लासेस में लेती हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ, या मैं ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ जिसमें 1-to-1 होता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसके थ्रू कंसेप्ट को पकड़ के आप लोग सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए, ठीक है। तो ये हो चुका आप लोगों का एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और इफ एल्स और एल्स इफ। सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, इसको मिनिमाइज करवा देती हूं मैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आप लोगों का नेस्टेड इफ। सो नेस्टेड इफ के पहले मैं आप लोगों को गो टू का कंसेप्ट बता रही हूँ, ठीक है। नेस्टेड इफ हम लोग देखेंगे पर पहले गो टू देख लीजिए। सो गो टू मतलब क्या करता है, गो टू मतलब डायरेक्टली जंप करता है डेस्टिनेशन पार्ट पे। गो टू मीन्स क्या होता है, डायरेक्टली जंप करता है डेस्टिनेशन पार्ट पे, ठीक है। अब ये गो टू किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, देखिए यहाँ पे एक कोड है। सपोज मान लीजिए ये फर्स्ट आप लोगों का एक कोड है और ये सेकेंड कोड है और ये थर्ड कोड है, ऐसे तीन आप लोगों के कोड है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट कोड से डायरेक्टली जंप करना है थर्ड वाले कोड में, मतलब जो सेकेंड वाला जो कोड है उसको क्या करना है, स्किप करवाना है। कभी कभी होता है ना कि आप लोगों का जो कंसेप्ट चलता रहता है, कभी कभी उतने पार्ट को मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है, बट हाँ जब सिचुएशन आएगी तब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी, बट मैं कमेंट्स नहीं लगा सकती, ऐसा मेरा कोई एक सिचुएशन है, ठीक है। स्किप करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कमेंट्स लगाना, ठीक है। बट स्किप किस तरीके से करना है आप लोगों को, कि कभी कभी जब मुझे उसकी जरूरत है तो वह एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप लोग क्या यूज करोगे, गो टू का यूज करोगे। तो गो टू में क्या दिया है, एक फर्स्ट कोड है, ये सेकेंड कोड है और ये थर्ड कोड है। तो फर्स्ट कोड से मुझे डायरेक्टली जंप कहाँ पे करना है, सेकेंड वाले कोड में करना है, ठीक है। तो सेकेंड वाले कोड में आप लोग जंप कैसे करोगे और थर्ड वाले कोड में आप जंप कैसे करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट कोड में आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू लगाना पड़ेगा। सो गो टू लगाने से क्या होगा कि उसके साथ मैंने एक यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट दिया, दैट इज एक्स। एक्स क्या है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट है। तो उस रेफरेंस पॉइंट को जहां पे भी मैं लिखूंगी वो डायरेक्टली क्या करेगा, वहां पे जंप करवाएगा। मतलब देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट कोड में गो टू लिखा, ठीक है। उसका जो x नाम का जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैंने थर्ड वाले कोड में लिखा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये फर्स्ट वाले कोड में जाएगा उसको गो टू मिलेगा और x मिलेगा। तो x जैसे मिला तो ये डायरेक्टली जंप करेगा थर्ड वाले पार्ट में, और थर्ड वाले पार्ट में क्या है, x है। तो उसको रेफरेंस किसके थ्रू मिल रहा है, ये गो टू के साथ जो मैं लिख रही हूँ उसको ये रेफरेंस मिल रहा है थर्ड वाले कोड में, इसलिए उसने फर्स्ट से जंप किया है थर्ड में। मतलब सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप। क्या हो जाएगा, स्किप। बट सिचुएशन अभी अलग आई है कि सिचुएशन में आप लोगों को क्या बोला है कि फर्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, सेकेंड वाले पार्ट में जाओगे। फर्स्ट वाले पार्ट में गो टू है बट आप लोगों को अभी फर्स्ट वाले पार्ट में गए नहीं है आप लोग, तो आप लोग क्या करोगे, सेकेंड वाले पार्ट में जाओगे और सेकेंड वाले पार्ट से आप लोग डायरेक्टली थर्ड वाले पार्ट में जाओगे। तब आप लोगों का ये जो x लिखा है ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। जब गो टू आता है तभी रेफरेंस मैटर करेगा,
गो टू नहीं आएगा तो रेफरेंस मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके ऊपर एक प्रोग्राम में आप लोगों को समझा देती हूँ, इसको फिर से बड़ा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं फिर से ओपन करती हूँ, ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुकी हूँ मैं, गो टू, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया गो टू मतलब डायरेक्टली जंप करता है डेस्टिनेशन पार्ट पे, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है आप लोगों का वो कैसे है कि हम लोग यहाँ पे इवन और ऑड को चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इवन और ऑड को चेक कर रहे हैं। तो अब देखिए इस प्रोग्राम में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोग स्कैन कर रहे हैं n की वैल्यू को, ठीक है। तो n की वैल्यू को मैंने स्कैन कर लिया। पहले गो टू का कंसेप्ट नहीं है ये प्रोग्राम में, आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट्स लगाए, मतलब गो टू का कोई कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, यूज ही नहीं कर रहे इसमें गो टू। कमेंट्स मतलब उतना पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं n में कुछ वैल्यू डालूंगी, तो n की वैल्यू को यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ इवन और ऑड, सबको पता है, अभी हम लोग प्रोग्राम भी देख चुके हैं। सो इवन और ऑड से हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर सपोज मैंने n में 4 डाला, सबको पता है 4 इज इवन, तो 4 mod 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 4 इज इवन। तो यहाँ पे वो इफ के कंडीशन में आएगा और इवन बोल देगा। बट यहाँ पे इफ के बाद कोई एल्स पार्ट है क्या? नहीं है। तो वहां पे वो क्या प्रिंट करवाएगा? ऑड भी प्रिंट करवाएगा और बाय भी प्रिंट करवाएगा, मतलब कि सब कुछ ही प्रिंट करवाएगा। देखिए इसको मैं रन करके बता रही हूं, यहाँ पे मैंने 4 डाला है, ठीक है। तो 4 अगर मैं डालती हूँ तो इवन भी प्रिंट करवाए, ऑड भी प्रिंट करवाए और बाय भी प्रिंट करवाए, ठीक है। बट अगर वही मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ तो अगर मैंने 5 डाला है तो क्या प्रिंट करवाएगा? 5 इज नॉट अ इवन नंबर, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट करवाएगा? ऑर्डर बाय, बिकॉज एल्स पार्ट तो है ही नहीं, तो इसलिए वो क्या प्रिंट करवाएगा? ऑर्डर बाय। तो देखो ऑर्डर बाय उसने प्रिंट करवाया, ठीक है। अब मुझे वैसा नहीं चाहिए, इवन है तो इवन प्रिंट होना चाहिए, ऑड है तो ऑड प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी? गो टू। तो मैंने यहाँ पे इफ के अंदर गो टू लगाया, गो टू एक्स, ठीक है, गो टू एक्स किया। तो जैसे मैं गो टू एक्स करती हूँ यहाँ पे और उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैं नीचे दे देती हूँ, मतलब ऑड वाले पार्ट को क्या कर रही हूँ? स्किप करवा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो इफ के कंडीशन में जैसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गो टू एक्स मिला। तो गो टू एक्स जैसे मिलेगा वो क्या करेगा? डायरेक्टली जंप करेगा एक्स वाले पार्ट पे, मतलब ऑड वाले पार्ट को क्या कर रहा है? स्किप करवा रहा है। तो एक्स वाले पार्ट में जाएगा और एक्स वाले पार्ट में क्या लिखा है वहां पे? बाय। तो बाय को क्या करेगा? वो प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब इसको मैं रन करके बता रही हूँ, देखो सेम यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा? अभी इवन और बाय। ऑड वाला पार्ट क्या हो रहा है? स्किप हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इफ के कंडीशन में गो टू लिखा था, तो गो टू डायरेक्टली जंप कहाँ पे कर रहा था? ऑड के बाद वाले पार्ट को, ठीक है। तो इसलिए वो क्या प्रिंट करवाएगा? इवन और बाय, ठीक है। बट वही अगर मैं यहाँ पे इफ वाले पार्ट को एग्जीक्यूट ही नहीं करना चाहती हूँ, मतलब मुझे ऑड नंबर डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब मैं ऑड नंबर डालूंगी तो गो टू का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो वो क्या प्रिंट करवाएगा? ऑर्डर बाय प्रिंट करवाएगा। देखिए अगर मैंने 5 डाला तो इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं है, तो इसलिए वो क्या करवाएगा? ऑड और बाय को प्रिंट करवाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का गो टू का कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा गो टू का कंसेप्ट, ठीक है। गो टू मतलब कि अगर मुझे किसी पार्ट को स्किप करवाना है तो आप लोग क्या यूज करोगे? गो टू यूज करोगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो रहेगा आप लोगों का नेस्टेड इफ, ठीक है। सो नेस्टेड इफ में क्या होता है? अगर मुझे कोई कंडीशन दी है
ठीक है, मतलब पहले हम लोगों ने इफ एल्स देखा जिसमें एक कंडीशन, फिर हम लोगों ने एल्स इफ देखा, कंडीशन कंडीशन कंडीशन, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ। उसके बाद ये जो नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, ठीक है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक। तो नेस्टेड इफ में किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? सो नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के अंदर इफ होता है, ठीक है, क्या होता है आप लोगों का, इफ के अंदर इफ होता है। तब उसका सिंटैक्स कैसे होगा? तो ये देखिए, इफ कंडीशन, अगर इफ की कंडीशन है तो फिर से अगर आप लोग इफ के अंदर और एक इफ लिख रहे हो तो दैट इज नथिंग बट नेस्टेड इफ, ठीक है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन, उसके अंदर और इफ की कंडीशन दी है, तो यहाँ पे ये जो इफ की कंडीशन है उसका ये स्टेटमेंट है। मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया कि अगर एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग नहीं भी दिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो इफ की कंडीशन में स्टेटमेंट आ रहा है तो वो एक पार्ट हो गया। फिर उसके बाद उसी का ही एल्स पार्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो एल्स पार्ट में सेकेंड स्टेटमेंट, तो ये इफ के अंदर इफ लेके एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और सेकेंड वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये होगा आप लोगों का नेस्टेड इफ, ठीक है। आप लोग फिर से जो एल्स इफ लेते हो, सेकेंड कंडीशन फिर से लेते हो, तो उसमें फिर से आप क्या कर सकते हो, फिर से इफ ले सकते हो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि इफ के अंदर इफ ही आता है, आप एल्स इफ के अंदर भी इफ ले सकते हो, ठीक है। दैट इज नेस्टेड इफ, ठीक है। तो अभी इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग नेस्टेड इफ का यूज करके। तो यहाँ पे फिर से हम लोग सी के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रही हूँ। सो देखिए, नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि एक ऐसा नंबर एंटर करेंगे, कभी वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, कभी 2 से होना चाहिए, कभी दोनों से होना चाहिए, या कभी दोनों से नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। मैंने क्या बोला है, कभी कोई नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, कभी 2 से होना चाहिए, कभी दोनों से होना चाहिए, या कभी दोनों से नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं नेस्टेड इफ। तो अभी नेस्टेड इफ का एक एग्जांपल देख, मैंने ऑलरेडी करके रखा है, वही मैं आपको दिखा रही हूं, ठीक है। देखिए, तो मैंने जो कंसेप्ट बताया, तो वो एक ही नंबर को चेक करना है। तो एक नंबर को चेक करना है तो एक ही वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक ही वेरिएबल लिया, इंट n, एक ही वेरिएबल लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने printf लिया, scanf लिया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू को एंटर करवा रहे, बराबर है। फिर उसके बाद अब देखिए कंडीशन कैसे लग रही है। अब कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट, ठीक है, लॉजिक आप लोगों को ही डेवलप करना है, ठीक है। आप कंसेप्ट को समझिए, सिंटैक्स को समझिए। तो यहाँ पे देखो आप लोग इफ के अंदर इफ लिया है मैंने, ठीक है, दैट इज नेस्टेड इफ। इफ का कंसेप्ट क्या है नेस्टेड इफ का, इफ के अंदर इफ या एल्स इफ के अंदर इफ, दैट इज नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे मैंने एक ही बार इफ के अंदर इफ लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इफ n mod 5, मुझे क्या करना है, एक जो नंबर मैं एंटर कर रही हूँ वो नंबर को मुझे चेक करना है कि वो 5 से डिवाइड है या 2 से है या दोनों से, या दोनों से नहीं है। तो डिवाइड है मतलब कि जिसका रिमाइंडर 0 आता है, और रिमाइंडर 0 कब हम लोग चेक करेंगे, जब हम लोग मॉड लगाएंगे और इक्वल्स टू 0 देंगे। उससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इफ के अंदर n mod 5 इक्वल्स टू 0, मतलब जो भी नंबर मैं एंटर कर रही हूँ वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर होता है तो वो अंदर आके फिर से इफ को कंडीशन को चेक करे। तो यहाँ पे अगर वो 2 से भी डिवाइड होता है तो हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले इफ का स्टेटमेंट क्या लिखा है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 2, और उस नंबर को भी प्रिंट किया है, और वो नंबर क्या आप लोगों का n है, और n की वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज से प्रिंट करवाई है, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है, सपोज ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, बट एटलीस्ट ये तो ट्रू है, ये ट्रू है इसलिए तो हम लोग अंदर आए।
बट ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एल्स पार्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिखेंगे कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। मतलब वो जो नंबर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है। क्योंकि 2 से नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन ये एल्स है, मतलब फॉल्स है, इसलिए वो 2 से नहीं हो रहा है। तो देखिए स्टेटमेंट आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप लोग कोई प्रोग्राम करते हो तो सिचुएशन को समझो, या वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है उसको समझो, और उस तरीके से स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये इफ के अंदर इफ हो चुका, बट इनकेस अगर ये 5 से डिवाइड ही नहीं है तो वो अंदर तो आने का रहा, मतलब वो अंदर आएगा ही नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा, एल्स इफ में जाएगा, और एल्स इफ में उस नंबर को 2 से चेक करेगा। अगर वो होगा तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 5। अगर वो भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली वो एल्स पार्ट में आके क्या बोलेगा, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 2, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले मैं 10 डाल रही हूं, सबको पता है कि 10 5 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो 10 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 2, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं रन करूंगी, फिर से एक नंबर डाल रही हूं 4, सबको पता है ये नंबर खाली 2 से डिवाइड होगा, 5 से होगा क्या, नहीं। सो 4 इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 5, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से रन करते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे एक नंबर डालती हूँ 19। 19 सबको पता है कि 5 से भी डिवाइड नहीं होता है, ना ही 2 से होता है। सो 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का एक नेस्टेड इफ का प्रोग्राम मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया, ठीक है। आई होप नेस्टेड इफ का ये जो प्रोग्राम है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ के अंदर इफ कैसे लेते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो आज हम लोगों ने देखा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का वो है आप लोगों का टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स देखते हैं अभी हम लोग। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर क्या है, बहुत लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक है, और बताते भी नहीं है। सो टर्नरी ऑपरेटर मतलब क्या होता है कि आप लोग अभी तक इफ एल्स का यूज कर रहे थे या एल्स इफ यूज कर रहे थे, तो अगर मुझे मेरे कोड को, जो आप लोग इफ एल्स एल्स इफ नेस्टेड इफ ये कंसेप्ट यूज कर रहे हो, तो जिसमें क्या हो रहा है आप लोगों की जो प्रोग्राम की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, बट वही अगर मुझे प्रोग्राम की लेंथ को रिड्यूस करना है तो आप लोग क्या यूज करोगे, टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, स्टेटमेंट, कोलन एंड स्टेटमेंट 2, और उसके बाद सेमीकोलन। जिससे क्या हो रहा है, आप लोगों की प्रोग्राम की लेंथ रिड्यूस हो रही है। अब कैसे, आप लोगों का एक ही लाइन में कंडीशन भी आ रहा है, ट्रू पार्ट भी आएगा एंड फॉल्स पार्ट भी आएगा, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का टर्नरी ऑपरेटर, जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें राउंड ब्रैकेट दो या मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली अभी करके बता रही हूँ आप लोगों को। सो फिर से प्रैक्टिकली देखिए, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर बहुत कम लोग बताते हैं, बट जो प्रोग्राम होता है उसकी लेंथ को अगर रिड्यूस करना है तो आप लोग क्या यूज करोगे, टर्नरी ऑपरेटर। सो यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। सो आईओ स्ट्रीम तो नहीं, stdio.h, ठीक है, हेडर फाइल। उसके बाद void main, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, उसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। मैं सिंपल सा इसमें एक टर्नरी ऑपरेटर में प्रोग्राम बता रही हूँ, ये जो मैं कंसेप्ट बता रही हूँ दैट इज टर्नरी ऑपरेटर,
ठीक है। तो इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट ले रहे हैं हम लोग, बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर ही चेक करते हैं। सिंपल सा पहले करके देखो, बाकी बाद में आप लोग एडवांस में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल ले रही हूँ सेम, इंट a कॉमा b। ओके, देन उसके बाद CLR SCR। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, printf में एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। ओके, उसके बाद सेम हम लोगों को क्या करना है, scanf। सो scanf डबल कोट के अंदर %d वैल्यू किस में डालनी है, a में एंड b में। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना है। तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, पहले कंडीशन आती है। सो कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया कि ब्रैकेट दो या मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, हो गया इतना। अब कंडीशन के बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क, फिर आप लोगों का क्या आता है, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में मुझे क्या करना है, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डालना है, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि a is big। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट होने के बाद क्या होगा, कोलन। कोलन के बाद का क्या होता है आप लोगों का, फॉल्स पार्ट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रिंटफ में कि b is big। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का गेट ch, जिससे क्या हो रहा है कि आप लोग जो इफ एल्स में कोड लिख रहे थे, वो कोड को अगर मुझे रिड्यूस करना है तो आप लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होता है, एक ही लाइन में आप लोगों का ट्रू पार्ट भी आता है और फॉल्स पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो a इज ग्रेटर देन b लिखा है, वो आप लोग ब्रैकेट में लिखो या विदाउट ब्रैकेट लिखो, आपकी मर्जी। ठीक है, फिर से सिंटैक्स बता देती हूँ, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन के बाद का ट्रू पार्ट, कोलन के बाद का फॉल्स पार्ट। ठीक है, अब इसको मैं रन करके बता देती हूँ। कंट्रोल F9, 5 डाला एंड 6 डाला, सो ऑब्वियस होगा, तो b इज बिग। ओके, ठीक है, तो एक ही लाइन में क्या हुआ है आप लोगों का, पूरा का पूरा ही कंडीशन के साथ क्वेश्चन, कंडीशन के साथ आप लोग का ट्रू पार्ट भी और फॉल्स पार्ट भी आया है। ठीक है, अब देखिए, अगर दो कंडीशन है और दो कंडीशन यूज करके मुझे टर्नरी ऑपरेटर करना है, ठीक है, वो किस तरीके से होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको कमेंट्स लगा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको दो कंडीशन का यूज करके बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, क्वेश्चन मार्क, प्रिंटफ में a इज बिग। ठीक है, तो ये होगी फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट। अब हम लोग एल्स इफ में कैसे लिखते हो, कोलन के बाद का फॉल्स पार्ट। ठीक है, तो एल्स इफ अगर मुझे करना है तो कोलन के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स पार्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉल्स पार्ट में फिर से आप लोग कंडीशन लिख सकते हो, बिकॉज एल्स इफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा b इज ग्रेटर देन a, क्वेश्चन मार्क, फिर से प्रिंटफ में आएगा यहाँ पे b इज बिग। ठीक है, सिंटैक्स को फॉलो करना है, क्या करना है आप लोगों को, सिंटैक्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, कंडीशन थी, क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन के बाद ट्रू पार्ट था, कोलन के बाद फॉल्स पार्ट था। तो कोलन के बाद मैंने फिर से क्या लिया है, कंडीशन ली है, फिर से क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बाद के बाद का ट्रू पार्ट एंड कोलन के बाद फिर से क्या आएगा आप लोगों का, फॉल्स पार्ट। तो भी यहाँ पे कोलन के बाद जो फॉल्स पार्ट आ रहा है वो क्या होगा आप लोगों का, बोथ आर इक्वल। ठीक है, मतलब हम लोगों ने ए को भी चेक किया, बी को भी चेक किया एंड दोनों को चेक किया। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं रन, कंट्रोल F9, 6 एंड 7, सो b इज b, वही फिर से रन कर रही हूं, 8 एंड 8 बोथ आर इक्वल। ठीक है,
आई होप आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया होगा। आप लोग मल्टीपल कंडीशन लेके टर्नरी ऑपरेटर कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक कंडीशन के साथ भी बताया, मैंने मल्टीपल कंडीशन के साथ भी बताया। आप दोनों का यूज करके जितने भी प्रोग्राम्स है इफ एल्स में, इवन ऑड वगैरह, तो आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब जो लास्ट है आप लोगों का, दैट इज स्विच केस। सो स्विच केस का सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग। देखो स्विच केस, अब ये स्विच केस मतलब क्या होता है? स्विच केस मतलब कि जैसे कि मुझे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मुझे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो आप लोगों का कंसेप्ट क्या आएगा? स्विच केस। जब भी ऑप्शंस आते हैं तो हमेशा प्रोग्रामिंग में स्विच केस का कंसेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग स्विच केस का यूज करके कैलकुलेटर बना सकते हो। क्यों कैलकुलेटर बोला है मैंने? देखो, आप लोग दो नंबर डाल दो, चाहे आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, चॉइस है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास चॉइस है तो आप लोग क्या कंसेप्ट यूज करोगे? स्विच केस। तो यहाँ पे देखो आप लोग स्विच केस में ये जो फर्स्ट दिख रहा है, सिंटैक्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्विच केस में एक्सप्रेशन जो दिख रहा है और अंदर में आप लोगों को जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, सो एक्सप्रेशन एंड कांस्टेंट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है, ध्यान से समझो, एक्सप्रेशन और कांस्टेंट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इंटीजर में होनी चाहिए, अदरवाइज कैरेक्टर में। फ्लोट अलाउ नहीं है, ठीक है। फ्लोट अलाउ नहीं है। एक तो इंटीजर में होना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों का कैरेक्टर में होना चाहिए। फ्लोट अलाउ बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो आप लोग डे टू डे चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो होता है वो आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी होटल में गए, उनके पास मेनू कार्ड है, वो मेनू कार्ड कैसे है? कांस्टेंट है। बट आप लोगों की जो मतलब आप लोग जो ऑर्डर करते हो वो हमेशा चेंज करते हो, ठीक है। ऑर्डर कैसे? फिक्स है उनके, मतलब जो मेनूज है वो कैसे? फिक्स है। बट चेंज क्या हो रहा है? आप लोगों के ऑर्डर चेंज होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, स्विच एक्सप्रेशन, आप जो भी एक्सप्रेशन डालोगे ये केस के कांस्टेंट एक्सप्रेशन में चेक करवाएगा। अगर वो होगा तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, अगर नहीं होगा तो ब्रेक कर, मतलब अगर होगा तो वहीं पे वो क्या कर देगा? उसको ब्रेक करवा देगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा? डिफॉल्ट वाले पार्ट में जाएगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। जैसे हम लोगों का इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, वैसे ये होगा। अगर स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन आप लोग डाल रहे हो वो केस के अंदर अवेलेबल होगा तो केसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा। अगर नहीं होगा तो कहाँ पे जाएगा? डिफॉल्ट वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आप लोग डालते हो वो कांस्टेंट एक्सप्रेशन में अगर अवेलेबल है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करता है? ब्रेक करवाता है। क्या करता है? ब्रेक। मतलब अगर आप लोगों ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो एक ही ऑर्डर अगर दिया होगा तो एक ही ऑर्डर लाके आपको बिल दे देता है, दूसरा ऑर्डर लाके नहीं देता है, ठीक है। जितने आप लोग ऑर्डर देते हो उतना वो आपको ऑर्डर लाके देता है एंड बिल दे देता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, अगर आप लोग जो भी एक्सप्रेशन डाल रहे हो वो अगर केस कांस्टेंट में अवेलेबल होगा तो वो उतने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और वहीं पे उसको क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा, दैट इज ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग मल्टीपल केस लिख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग मल्टीपल केसेस लिख सकते हो। अगर वो केस अवेलेबल होगी तो ठीक है, नहीं तो वो डिफॉल्ट वाले पार्ट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट वाले पार्ट में ब्रेक लिखा ही नहीं है। डिफॉल्ट वाले पार्ट में ब्रेक लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो क्या है? आप लोगों का एल्स वाला पार्ट है। तो डिफॉल्ट वाले पार्ट में ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एक प्रोग्राम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ठीक है। सो
एक प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुकी हूं मैं, SW। देखिए अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आप लोग एक्सप्रेशन में एक तो इंटीजर नंबर ले सकते हो या कैरेक्टर ले सकते हो, फ्लोट बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पहले इंटीजर वाला बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए इंट एन, एन किस टाइप का है, इंटीजर। उसके बाद प्रिंटफ में एंटर द वैल्यू, स्कैनफ में एन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया है, जो भी हम लोग n की वैल्यू एंटर करेंगे वो स्विच के n में जाएगा, ठीक है। अब ये n में जाने के बाद ये जो है एक्सप्रेशन है, ये जो n आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे स्विच के अंदर, दैट इज एक्सप्रेशन। और ये जो केस के साथ जो 1 2 3 दिख रहा है, दैट इज कांस्टेंट एक्सप्रेशन। क्या है वो, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने n में 1 डाला है तो ये स्विच के अंदर n में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और केस में 1 को चेक करेगा, अगर 1 है तो ये क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा C को, और वहीं पे क्या कर देगा, इसको ब्रेक करवा देगा, ठीक है। बट अगर मैंने इस n में डाला होगा सपोज 5, तो यहाँ पे केस में 5 कहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को, नहीं। तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट में आके क्या बोल देगा आप लोगों को, रॉन्ग चॉइस। क्या बोलेगा आप लोगों को, रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों के केस में अवेलेबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डिफॉल्ट वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। हर एक केस के बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया है, ब्रेक दिया है, ठीक है। और डिफॉल्ट वाले पार्ट में ब्रेक होता ही नहीं है, ठीक है। और केस के बाद यहाँ पे क्या लगता है, कोलन लगता है। स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगता है, ये आपको पता है। और ब्रेक के बाद भी क्या लगता है आप लोगों का, सेमीकोलन लगता है। अब इस प्रोग्राम को मैं करूंगी रन, ठीक है। एंटर द वैल्यू पूछ रहा है मुझे वो, मैं यहाँ पे मुझे पता है 1 2 3 ये 3 ही केस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर करूंगी सपोज 2, तो 2 पे वो क्या प्रिंट करवाएगा, C++, क्योंकि मैंने वैसा लिखा है इसीलिए। एंटर करूंगी, फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी, फिर से मैं यहां पे डाल रही हूं सपोज 6, ठीक है। तो 6 में जैसे ही डालूंगी फिर से एंटर करती हूं। अब क्या बोल रहा है, 1 2 3 थी केसेस, 6 नाम की केस ही नहीं थी, तो वो डिफॉल्ट में आके क्या बोलेगा, रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का स्विच केस। ये मैंने आप लोगों को इंटीजर का बताया। वही अगर हम लोग इसको कैरेक्टर का देखेंगे तो कैरेक्टर का भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूं, वो भी मेरे पास सेव है। तो ये यूजिंग कैरेक्टर है, ठीक है। पहला जो था वो यूजिंग इंटीजर था, अभी जो मैं बता रही हूं यूजिंग कैरेक्टर बता रही हूं, ठीक है। क्योंकि स्विच केस में एक तो इंटीजर ही लेते हैं और कैरेक्टर ही लेते हैं, फ्लोट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर एन क्या कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं। और जब भी आप लोग कैरेक्टर लेते हो तो सबको पता है यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, %C फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड देन हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे $n, ठीक है। अब स्विच के अंदर क्या आएगा आप लोगों का, n आएगा, ठीक है। n की जो भी वैल्यू होगी वो आएगी, जो भी आप कैरेक्टर डालोगे। और कैरेक्टर जब भी आप एंटर करते हो तो आप क्या करते हो, सिंगल कोट के अंदर लेते हो। तो यहाँ पे जितने भी केस के कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, आप लोग देखो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर x है, सिंगल कोट के अंदर y है, सिंगल कोट के अंदर z है। तो अगर मैंने कैरेक्टर यहाँ पे n के अंदर x डाला है तो x नाम की केस अवेलेबल है क्या, यस। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, C को प्रिंट करवाएगा। बट अगर यहाँ पे मैंने P डाला है तो P नाम की केस अवेलेबल है क्या, नहीं। तो वो डिफॉल्ट में आके क्या बोलेगा, रॉन्ग चॉइस। सो इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगी, एरर, एक सेकेंड ना, यहाँ पे ये 3 है इसलिए ये एरर आया। रन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ x तो बराबर बोलेगा C, बट वही
अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ टी, तो टी नाम की केस अवेलेबल ही नहीं थी, तो उसने क्या किया, रॉन्ग चॉइस बोला। ठीक है, तो ये होगा आप लोगों का स्विच केस। अब देखिए जो स्विच केस है उसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम बना सकते हो। कैलकुलेटर बना सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, आप लोग मार्कशीट वाला प्रोग्राम बना लो। ठीक है, आप लोगों के जितने प्रोग्राम्स है वो सारे प्रोग्राम्स आप लोग स्विच केस के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, स्विच केस में बहुत टाइप के प्रोग्राम एग्जीक्यूट आप लोग कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को स्विच केस समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए आज मैंने जो आप लोगों के टॉपिक कवर करवाए वो कौन से थे, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के ऑपरेटर्स बताए हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में हम लोग ये सारा कुछ देख चुके हैं कि प्लस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वगैरह। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बताया था। ठीक है, जो हमारा एजेंडा था जिसमें हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन देखा था, जिसमें इफ एल्स कवर करवाया मैंने आप लोगों का, एल्स इफ कवर करवाया, फिर उसके बाद नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ होता है, वो कवर करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गो टू क्या होता है। ठीक है, बट जब हम लोगों ने एल्स इफ और नेस्टेड इफ देखा उसमें मैंने आप लोगों को एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर ये भी कंसेप्ट क्लियर करवाया। उसके बाद हम लोगों ने गो टू का कंसेप्ट देखा। सो गो टू मतलब कि डायरेक्टली जंप करता है डेस्टिनेशन पार्ट पे, ये मैंने कवर करवाया। फिर उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर देखा। टर्नरी ऑपरेटर मतलब जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको अगर मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्विच केस देखा था। स्विच केस में अभी हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस अगर है आप लोगों के, ठीक है, या मेनूज बनाने आप लोगों को, तो आप लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, स्विच केस। ठीक है, सो इतना मैंने आज आप लोगों के टॉपिक कवर करवाए, ऑपरेटर्स एंड डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए कैसा होता है कि भले ही मैंने एक एक प्रोग्राम्स लिए हैं, बट आप पहले वो ट्राई कीजिए, एक प्रोग्राम्स को ट्राई कीजिए। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करके देखिए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, बेसिक जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप लोग ट्राई कीजिए। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। नहीं तो ऐसा होगा कि बस पढ़ लिया, मतलब एक प्रोग्राम देख लिया, हो गया, हमको ये टॉपिक आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी आप एक टॉपिक के ऊपर फोकस करके प्रोग्राम की प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक कंसेप्ट बताए और एक उसके प्रोग्राम्स भी बताए, आप लोग उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स कर सकते हो। बट कैसा है कि मैं इतना यहाँ पे कवर नहीं करवा सकती हूँ। टॉपिक मैं पूरे कवर करवा दूंगी, बट उसकी प्रैक्टिस आपको अगर करनी है और उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको समझने हैं, तो आप लोगों को मेरी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है 1 to 1 वो आप लोग अटेंड कर सकते हो, या जो फिजिकल ट्रेनिंग हम लोग मतलब प्रोवाइड करते हैं वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हो। हम लोग स्पेशली प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट है www.pskitservices.com। ठीक है, और अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9970141466 और दूसरा नंबर है 9975288300। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो कल का जो सेशन रहेगा उसमें मैं आप लोगों को लूपिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, सो कल के सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।